हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर हिसानी। तो प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम हर टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। एक्सक्रीशन के बेहतरीन 40 सवाल जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं आपके सामने हम 40 मिनट में पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि क्या सर ये बिहार पुलिस के लिए है, क्या ये यूपी पुलिस के लिए सेशन है? बिल्कुल है। क्या ये सीडीएस के लिए है। सीजीएल के लिए है, क्योंकि हमने अपने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो हर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको शक है तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक लगाओ, क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और ये रहा आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का पहला सवाल। तो द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, यानी किडनी से पर मिनट कितना ब्लड फ्लो होता है? 100 ml, सीसी मतलब ml है ना, 1200, 200, 500। तो ये प्योर रटने वाला सवाल है, इसको रट लीजिएगा कि प्रति मिनट किडनी से जो है वो 1200 ml सीसी 1200 मिलीलीटर रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि डायलाइजर किसके लिए यूज किया जाता है? डायलाइजर किसके लिए यूज किया जाता है? हृदय के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, लंग्स के लिए। तो अगर किसी आदमी का दोनों किडनी खराब हो गया है तो बॉडी में यूरिया जमा होगा और फिर क्या होगा? बॉडी खराब और आदमी की डेथ। तो बॉडी से यूरिया को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या है कि जो किडनी काम कर रहा था वही काम हम मशीन से ले रहे हैं। तो किसी मशीन से शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को जैसे यूरिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। और डायलिसिस में यूज किया जाने वाला मशीन क्या कहलाता है? डायलाइजर कहलाता है। डायलाइजर कहलाता है। और इसलिए डायलाइजर को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये किडनी जैसा काम कर रहा है, किडनी के जगह पे काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कृत्रिम विरक। और आप जानते हैं कि डायलाइजर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑस्मोसिस के सिद्धांत पे काम करता है ना, परासरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, परासरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। जो स्टोन होता है किडनी में वो क्या होता है? उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? किडनी स्टोन जिसको हम पत्थरी कहते हैं वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम जो है वो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है। कैल्शियम जो है वो ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल से रिएक्शन करता है और बना लेता है एक सॉल्ट जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है? एक सॉल्ट है, एक लवण है जो हार्ड हो जाता है और किडनी में जगह जगह पे जमा हो जाता है। इसीलिए स्टोन हो जाने पर डॉक्टर आपको पालक और टमाटर खाने को मना करते हैं, क्योंकि पालक और टमाटर में काफ़ी प्रचुर मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। तो बस इसको याद कर लीजिए, बाकी ऑप्शन को बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अगले सवाल पे हम चलेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, एमनियॉन कहते हैं। तो एमनियॉन देखो फीटस में होता है। फीटस को जो घेरे रहता है ना, भ्रूण को घेरने वाली जो रचना है वो एमनियॉन कहलाती है। डेंड्रॉन आप जानते हैं क्या होता है। नेफ्रॉन आप जानते हैं क्या होता है। न्यूरॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, है ना, न्यूरॉन कहते हैं। और बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जिसको हम लोग क्या और कहते हैं? यूरिनीफेरस टिब्यूल्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन को और क्या बोलते हैं? यूरिनीफेरस टिब्यूल्स, विरक नलिकाएं, विरक नलिकाएं या वृक्काणु, वृक्काणु भी कहते हैं इसको, है ना।
तो नेफ्रॉन को हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है हमारा किडनी। प्रत्येक नेफ्रॉन में प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। तो ये 1 मिलियन नेफ्रॉन जो एक साथ रह रहे हैं, इस रचना का नाम दे दिया है किडनी। तो किडनी को बना रहा है कौन? नेफ्रॉन। और ब्लड को भी फिल्टर कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। इसलिए किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? नेफ्रॉन हो गई। आगे चलते हैं। यूरिया लीवर में बनता है। यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में बनता है। यूरिया लीवर में बनता है। क्वेश्चन है कि यूरिया लीवर में किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? तो क्रेब्स साइकिल आप जानते हैं, ये रेस्पिरेशन में होता है। क्रेब्स साइकिल किस प्रोसेस का पार्ट है? तो श्वसन का पार्ट है। और क्रेब्स साइकिल होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। आप जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्रेब्स साइकिल। कैल्विन साइकिल हमारा होता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्रकाश संश्लेषण का एक चरण है कैल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C3 साइकिल, C3 चक्र के नाम से जानते हैं। और ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। याद कीजिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा, जिसको पीठिका भी कहते हैं, पीठिका में। तो बच गया आपका उत्तर, बता दो कौन सा? ऑर्निथिन साइकिल। तो यूरिया लीवर में जिस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, उस प्रक्रिया का नाम है ऑर्निथिन चक्र। ऑर्निथिन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया था लोगों को कि यूरिया लीवर में इस तरह से बनता है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट, है ना। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया कितना? तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, इस पर बिल्कुल भी हम वक्त जाया नहीं करेंगे, रट लेना है 47%। 47%। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा टेक पार्ट इन। अमीबा में जो संकुचनशील धानी होती है वो प्रचलन में मदद करता है। देखिए, अमीबा में प्रचलन किसके द्वारा होता है? सूडोपोडिया के द्वारा। सूडोपोडिया, कूट पद के द्वारा। सूडो मतलब फॉल्स, पोडियम मतलब पैर। ठीक है। उसके बाद अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, लोकोमोशन में तो मदद नहीं करता, डाइजेशन में मदद नहीं करता, इंजेशन में मदद नहीं करता, तो किस में मदद करता है? रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, यानी फ्लूइड बैलेंस, है ना। फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस यानी तरल का नियंत्रण करता है। बिना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का अमीबा जो है वो फट जाएगा, है ना। तो ये मान लिया कि अमीबा है और अमीबा में इस प्रकार छोटे छोटे थैलियां होती हैं जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, है ना। अमीबा ने अगर एक्स्ट्रा पानी ले लिया है तो ये अमीबा फट सकता है। सो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जमा हो जाएगा? इसमें जमा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। और फिर क्या होगा कि इसका साइज बढ़ने लगेगा, पानी इसमें भरता जाएगा तो साइज बढ़ता जाएगा। जब बहुत बड़ा होगा साइज तो क्या होगा? ये आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा, सारा पानी बाहर आ गया। और इस पानी के साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी बाहर आ गए। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर बैलेंस करना। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया? एक्सक्रीशन, पानी के साथ साथ कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर आ गए। तो राइट आंसर हमारा हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूरियोटैलिक एनिमल, है ना। वे सारे जंतु जिसका मतलब वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होगा, ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल। वो सारे जंतु जिनका वेस्ट मटेरियल क्या होगा? यूरिक एसिड होगा, ऐसे जंतुओं को हम यूरिकोटैलिक एनिमल कहते हैं। और यूरिकोटैलिक एनिमल कौन कौन थे? इंसेक्ट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स। याद कीजिए। तो जितने भी कीट हैं और जितने भी पक्षी हैं और जितने भी सरीसृप हैं, उन सब का वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिक
एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है। और वो सारे जंतु जिसका वेस्ट मटेरियल यूरिक अम्ल होगा, ऐसे जंतुओं को हम यूरिकोटैलिक एनिमल कहते हैं। तो सांप कीट में जैसे कि कॉकरोच कीट है, पक्षी तोता मैना कौवा कबूतर, रेप्टाइल्स में सांप छिपकलियां मगरमच्छ कछुआ, इन सब का वेस्ट मटेरियल आपका यूरिक एसिड होगा। तो बता दो, अमीबा का वेस्ट मटेरियल आप जानते हैं कि अमोनिया होता है ना, अमोनिया होता है, अमोनिया होता है। टैडपोल का भी क्या होता है, अमोनिया ही होता है, अमोनिया ही होता है। ज्यादातर जलीय जंतुओं का अमोनिया होता है। फ्रॉग का क्या होता है, यूरिया होता है। देखिए याद कर लीजिएगा, फ्रॉग का यूरिया होता है। फ्रॉग के बच्चा, फ्रॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, टैडपोल कहते हैं। फ्रॉग के बच्चे को टैडपोल कहते हैं। तो फ्रॉग का तो यूरिया है, फ्रॉग के बच्चे का अमोनिया है। तो यहां पे बच गया कौन, उत्तर हमारा हो गया कॉकरोच। क्या हो गया, कॉकरोच। अगले सवाल पे चलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है, कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है। तो उत्तर याद कर लेना है, मालपिघियन नलिकाएं, मालपिघियन नलिकाएं। कॉकरोच में उत्सर्जन मालपिघियन नलिकाओं के द्वारा होता है, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है जी, बाकी सबके बारे में बताया ही है, ग्रीन ग्लैंड, किडनी, कॉक्सल ग्लैंड्स है ना। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, कौन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, कौन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, वृक्क नलिकाएं या वृक्क काणु। तो नेफ्रॉन के पार्ट कौन कौन से थे, याद कर लीजिए। नेफ्रॉन का पार्ट था आपका ग्लोमेरुलस है ना, और क्या था, बॉमेंस कैप्सूल, और क्या था, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी डीसीटी है ना। तो देखो, बॉमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी डीसीटी, ये सब किसके पार्ट थे, किसके पार्ट थे, नेफ्रॉन के। लेकिन एक्सॉन किसका पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट है, न्यूरॉन का। न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स जिसको हम कहते हैं, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाओं का पार्ट है क्या, आपका एक्सॉन। तो तंत्रिका कोशिकाओं के 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। साइटोन और एक्सॉन और डेंड्राइट्स। नर्व सेल्स के आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट होते हैं। साइटोन यानी कोशिका काय, कोशिका काय, एक्सॉन तंत्रिकाक्ष, और डेंड्राइट्स दुम्रिका, दुम्रिका। तो नर्व सेल्स के 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, एक्सॉन और डेंड्राइट। तो एक्सॉन यहां पे सही उत्तर हो गया कि कौन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, उत्तर हमारा एक्सॉन हो गया। अगले सवाल पे हम चलेंगे। यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल हम किसके ट्रीटमेंट में करते हैं, ये भी रटने वाला सवाल है, याद कर लीजिएगा। यूरोट्रोपिन एक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम मूत्र रोगों के उपचार में करते हैं, यूरिनरी डिजीजेस के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे हम चल लेते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, ऑक्सीजन है, ऑल है। तो यहां पे भी ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, ऑल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। लेकिन अगर हाँ क्लियर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखो प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन अगर पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन के समय, श्वसन के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो CO2 और वाटर। लेकिन अगर क्वेश्चन है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या हैं, तो सब हो गए ना। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकल रही है, CO2 और वाटर वेपर के फॉर्म में। और प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकल रही है, पौधे रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ये पूछ रहा है कि पौधों के उत्सर्जी उत्पाद हैं, तो यहाँ पे ऑल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये सारे के सारे जो गैसियस वेस्ट मटेरियल हैं किसके थ्रू बाहर निकल रहे हैं, ये सारे के सारे गैसियस वेस्ट मटेरियल स्टोमेटा यानी रंध्र एवं लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकल रहे हैं।
लेंटिसेल्स वात रंध्र के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो पौधों में बनने वाले ये जो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं ये स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। स्टोमेटा क्या है? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले पोर्स, छोटे छोटे छिद्र, और लेंटिसेल्स क्या है? तना पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। एवरेज यूरिन आउटपुट पर डे, है ना, यानी एक दिन में 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य कितना लीटर यूरिन प्रोड्यूस करता है? रटना है इसको 1.5 लीटर। इस पर हम कोई भी टाइम लॉस नहीं करने वाले हैं इस तरह के सवालों पर, सीधा आगे बढ़ते चलेंगे। एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन का एबनॉर्मल कॉम्पोनेंट क्या है? मतलब यूरिन में क्या नहीं पाया जाता, नॉर्मल यूरिन में क्या नहीं पाया जाता। तो नॉर्मल यूरिन में यूरिया रहेगा, यूरिक एसिड रहेगा, क्रिएटिनिन रहेगा, क्रिएटिन रहेगा, हार्मोन्स रह सकते हैं, विटामिन रह सकते हैं, लेकिन एल्बुमिन नहीं रह सकता। अगर आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है इसका मतलब आपके किडनी में प्रॉब्लम आ चुका है, डॉक्टर से संपर्क कीजिए, नहीं तो किडनी जल्दी ही फेल कर जाएगा आपका, है ना। तो नॉर्मल यूरिन में एल्बुमिन नहीं पाया जाता क्योंकि एल्बुमिन ब्लड में होता है। तो किडनी उसको ब्लड में भेज देता है कि तुम भाई काम की चीज हो जाओ, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को, रक्त के प्रसारण दाब को मेंटेन करो, है ना। अगर आपके यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं, है ना। एलन ट्विस ऑफ फीटस हेल्प्स इन, भ्रूण में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एलन ट्विस। क्या नाम है? एलन ट्विस, जो क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों को स्टोर करता है। तो एलन ट्विस जो कहाँ होता है? फीटस में, मतलब भ्रूण में होता है। तो ये भ्रूण में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है एलन ट्विस, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकलता, है ना। उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है? उत्सर्जी पदार्थों को स्टोर करने का कार्य करता है, संचित या संग्रहित करने का कार्य करता है। प्लीज रिमेंबर। तो एलन ट्विस जो कि भ्रूण में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? भ्रूण में एक रचना होती है जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या करता है? जमा करता रहता है। ठीक है, तो एलन ट्विस जो फीटस में होता है उसका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन करना। नाउ आर्टिफिशियल किडनी, जिसको सबसे पहले विलियम जे कॉफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया था, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये भी प्योर रटने वाला सवाल है ना, कि भाई आर्टिफिशियल किडनी जिसको सबसे पहले दुनिया के सामने किसने इंट्रोड्यूस किया था? विलियम जे कॉफ ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? तो 1943 में किया था। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद करना है। कि देखिए, मेडिसिन जो यूरिन के सेक्रीशन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। वह मेडिसिन जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डायूरेटिक्स। तो वो मेडिसिन या वो पदार्थ जो यूरिन के प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, उन्हें हम डायूरेटिक्स या मूत्रल कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया टी हो गया, हमारा कॉफी हो गया, जैसे कि अल्कोहल हो गया, है ना। तो चाय, कॉफी, शराब अगर आप पीते हो तो आपको नॉर्मल से ज्यादा यूरिन आएगा, है ना, जल्दी पेशाब आएगा। तो वो सारे पदार्थ जो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दें उसे हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक्स कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे कि यूरिन का जो कलर होता है वो पीला किसके कारण होता है। तो इस क्वेश्चन पे भी हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो जल्दी से हम बता देंगे इसको, यूरोक्रोम, है ना, यूरोक्रोम। तो मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम कैसे बनता है? आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन के डिकम्पोजिशन से बनता है। आप जानते हैं कि आरबीसीज की जो लाइफ होती है वो 120 दिनों की होती है। कितनी? 120 दिनों की लाइफ होती है, और 120 दिनों के बाद आरबीसीज मर जाते हैं। और आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है वो डिसइंटीग्रेट होकर, डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं? यूरोक्रोम का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में वाटर बैलेंस कौन करता है? ह्यूमन बॉडी में जल का नियंत्रण कौन करता है? तो हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है। तो देखिए, हार्ट तो पंपिंग स्टेशन है, इसका काम होता है सिर्फ ब्लड को बॉडी में पंप करना। लीवर यूरिया का फॉर्मेशन करता है, किडनी जो है यूरिन का फॉर्मेशन करता है, लंग्स CO2 को बाहर निकालता है।
तो अगर हम बात करें तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी के दो फंक्शन होते हैं, एक है एक्सक्रीशन और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस करना। जितना जरूरी है उतना पानी बॉडी में भेज देगा, जो एक्स्ट्रा पानी हो उसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो किडनी का एक काम एक्सक्रीशन भी है और दूसरा है वाटर बैलेंस करना यानी ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी के दो काम होते हैं, एक हो गया आपका एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन, और दूसरा है आपका ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस करना। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में यूरिन का सही पाथ क्या होगा? तो आपने पढ़ रखा है, देखो ये हमारी किडनी है और किडनी में यूरिन बनता है। किडनी से ये जो नली जैसी संरचना निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर कहते हैं ना। और यूरेटर आकर खुलता है कहाँ पे? एक ब्लैडर जैसी संरचना में, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और यूरेथ्रा होता हुआ बॉडी से बाहर यूरिन निकल जाता है। तो किडनी से कहाँ गया? यूरेटर, यूरेटर से गया यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा होता हुआ, मूत्र मार्ग होता हुआ बॉडी से बाहर निकल गया। तो जिस रूट से यूरिन बाहर निकलता है उस रूट को हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका किडनी। किडनी से कहाँ जाएगा? यूरेटर में। इस नली को क्या बोलते हैं? यूरेटर, मूत्र नली। तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर डायरेक्ट थोड़ी ना पहुंच जाएगा, खत्म। यूरिनरी ब्लैडर में नहीं, तो सबसे पहले गया किडनी, किडनी में यूरिन बना, और किडनी से कहाँ गया यूरिन? यूरेटर में, मूत्र वाहिनी में या मूत्र नली में। और वहां से कहाँ चला जाएगा? यूरेथ्रा में नहीं, वहां से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो किडनी से मूत्र वाहिनी, उसके बाद मूत्राशय में जमा हुआ और मूत्र मार्ग होता हुआ बॉडी से निकल गया बाहर। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, आसान। द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट बाय ह्यूमन बॉडी आर। मनुष्य का जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, बोथ ए और बी है, ओनली बी है। बताइए मेजर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। सो मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, बोथ ए एंड बी, ओनली बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What type of nitrogenous waste are excreted living organism? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह के उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, है ना। जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, उपरोक्त सभी। तो इसमें मुझे बताने की जरूरत है क्या? ये सब के सब क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हैं। जीवों द्वारा अमोनिया भी निकलता है, यूरिक अम्ल भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है, जैसे अपना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया है। कीटों का, पक्षियों का, सरीसृपों का यूरिक अम्ल है, जलीय जंतुओं का अमोनिया है। तो यहाँ पर जीवित जीवों द्वारा पूछ रहा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस। केंचुए में मौजूद उत्सर्जी अंग का नाम बताइए जिसके द्वारा केंचुए में उत्सर्जन होता है। तो केंचुओं में जो उत्सर्जन होता है वो नम त्वचा के द्वारा होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, बोथ ए एंड बी के द्वारा, ओनली बी के द्वारा। तो केंचुआ में जो उत्सर्जन होता है वो केवल और केवल नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। याद कीजिए, लिस्ट में मैंने बताया था। केंचुआ में श्वसन जो होता है वो नम त्वचा के द्वारा होता है, लेकिन उत्सर्जन नम त्वचा के द्वारा नहीं होता। केंचुआ में उत्सर्जी जो अंग है उसका नाम है आपका नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। तो ओनली बी शुड बी द राइट ऑप्शन। ओनली बी मतलब नेफ्रीडिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पे ओनली बी हो जाएगा आपका उत्तर। नाउ आगे बढ़ते हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज, है ना। तो किडनी के दो पार्ट थे, ये देखिए किडनी का जो बाहरी भाग है वो कहलाता है आपका कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टेक्स, जिसको शुद्ध हिंदी में वलकुट के नाम से जानते हैं, वलकुट। और अंदरूनी भाग कहलाता है मेड्यूला, है ना, मेड्यूला, मध्यांश, शुद्ध हिंदी में इसको मध्यांश कहते हैं।
तो आउटर पार्ट पूछ रहा है, तो आउटर पार्ट क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। और इनर पार्ट क्या कहलाएगा? मेडुला यानी मध्यांश, है ना। तो यहाँ पे आउटर पार्ट पूछ रहा है, तो आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए, कॉलम ऑफ बर्टिन किस तंत्र का हिस्सा है? बर्तीनी के स्तंभ शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा होते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये था किडनी और ये था कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जहां जगह पे मेडुला में आकर धंसा हुआ था, इसी को हम क्या बोलते थे? कॉलम ऑफ बर्टिन, बर्तीनी के स्तंभ। तो बर्तीनी का जो स्तंभ है वो कहाँ पाया जाता है? आपके किडनी में। और किडनी जो है वो आपके किस तंत्र का हिस्सा है? किडनी जो है वो किस तंत्र का हिस्सा है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का या यूरिनरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम को कभी कभी यूरिनरी सिस्टम भी लिख सकता है, मूत्र प्रणाली भी लिख सकता है। तो सही उत्तर हमारा हो गया मूत्र प्रणाली या उत्सर्जन तंत्र। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच प्रोसेस इज यूज टू प्यूरिफाई द ब्लड ऑफ अ पर्सन हुज किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रोपरली? किस प्रक्रिया का उपयोग उस व्यक्ति के रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है जिसके गुर्दे या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? तो अगर किसी पर्सन की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए हम उसे डायलिसिस करते हैं, और डायलिसिस को हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस, है ना, हीमोडायलिसिस। किडनी जिस प्रक्रिया के द्वारा ब्लड को फिल्टर करता है उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और होम्योस्टैसिस क्या होती है? बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, ये कहलाता है होम्योस्टैसिस। जैसे आप देखें कि आपके यूरिन का पीएच 7 पॉइंट कितना, यूरिन का पीएच कितना होता है? 6 होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने की क्रिया कहलाती है होम्योस्टैसिस। तो हीमोडायलिसिस या डायलिसिस के द्वारा हम क्या करते हैं? उस पर्सन की जान बचाते हैं। नाउ अगले सवाल पे चलते हैं। इन अमीबा एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? अमीबा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, इन्फ्यूजन के द्वारा होता है, यूरियोटैलिक, या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, उसका अपना कोई अंग नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये जो अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है ना। तो अमीबा में मौजूद ये जो कोशिका झिल्ली है उसके थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर आ जाते हैं, है ना, विसरण के थ्रू बाहर आ जाते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। और अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, संकुचनशील धानियां, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? एक्सक्रीशन का काम अंजाम देते हैं। तो अमीबा में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट एक्सक्रीटरी मटेरियल डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाते हैं, विसरित होकर बाहर निकल जाते हैं। अब आते हैं, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन अर्थवर्म थ्रू विच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, है ना। तो अर्थवर्म में एक्सक्रीशन जो होता है वह भी बताया था नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पर ओनली बी उत्तर हो जाएगा, ओनली बी उत्तर हो जाएगा। ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सम प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन देयर फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज कॉल्ड। कुछ प्लांट जो हैं अपने फ्रूट में अपने सॉलिड वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, है ना। पौधे क्या करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल को पत्तों में, फलों में और छालों में जमा करते रहते हैं। पत्ते टूट कर गिरेंगे, फल टूट कर गिरेंगे, साल में एक बार पेड़ से छाल अलग होंगे, तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल भी पौधों के शरीर से अलग हो जाएगा। तो पौधे फलों में अपने वेस्ट मटेरियल को सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करते हैं। उस सॉलिड बॉडी का नाम क्या होता है? तो रिफाइड होता है। क्या होता है? रिफाइड होता है। और पौधे क्या करते हैं? कुछ वेस्ट मटेरियल को लिक्विड के फॉर्म में भी बाहर निकालते हैं। पेड़ का तना फटता है ना, और कुछ वेस्ट मटेरियल जो है वो गम यानी गोंद और रेजिन के फॉर्म में भी बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई रेजिन तो ये बाहर निकाल रहा है पौधा, फलों में स्टोर किसके थ्रू
किस रूप में करते हैं, तो सॉलिड बॉडीज को रिफाइंड कहते हैं। तो कुछ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को फलों में किस रूप में संचित करते हैं, तो रिफाइंड के रूप में। लेंटिसेल्स तना पर पाए जाने वाले छिद्र, स्टोमेटा पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र। तो ये दोनों तो होगा नहीं। आगे आते हैं, वेरियस मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट। पौधे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला लिखा है कि जो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं वो रंध्रों एवं वात रंध्रों के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा गैसियस वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन, CO2 और वाटर वेपर निकलते रहते हैं। संचित ठोस एवं तरल उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों, छालों तथा फलों में जमा होते रहते हैं। जब फल गिरेंगे, पत्तियां टूटकर गिरेंगी और पेड़ के छाल अलग होंगे, तो इस तरह से वो अपने उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पा लेंगे। पौधे उत्सर्जी पदार्थों को गोंद और रेजिन के रूप में भी स्रावित करते रहते हैं। पौधे का तना फटता है और गोंद और रेजिन के रूप में भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते रहते हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सारे के सारे सत्य हैं। पौधों में बनने वाले जो गैसियस वेस्ट मटेरियल होते हैं वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मटेरियल पत्तियों में, फलों में और छालों में जमा होते रहते हैं। पत्तियों के टूटने से, छालों के अलग होने से, फलों के गिरने से ये अलग हो जाते हैं और कुछ गम और रेजिन के फॉर्म में जमा होते रहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। आगे आते हैं, नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय द प्लांट। प्लांट के द्वारा सेक्रीट किया जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ऑल। तो उत्तर हमारा हो गया ऑल। ये सब के सब पौधों द्वारा उत्सर्जित गैसीय उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलता है कि विद रेफरेंस टू वर्क ऑफ द ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। बोलता है कि आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक इनटू द रीनल आर्टरी। है ना? क्या बोलता है कि वेस्ट जो रिमूव हो रहा है किडनी से, वेस्ट जो रिमूव हो रहा है किडनी से, वो फिर रीनल आर्टरी को दे दिया जाता है। भाई रीनल आर्टरी क्या कर रहा है? रीनल आर्टरी क्या करेगा? ले जाएगा किडनी से ब्लड, है ना? तो क्या बोल रहा है कि आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीन ब्लड इज सेंट बैक टू द रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी तो किडनी में लेके आएगा। रीनल आर्टरी क्या करेगा? किडनी में लेके आएगा ब्लड। जो हृदय से लाता है अंगों में, वो क्या होता है? आर्टरी होता है। अंगों में लाने वाला, अंगों से ले जाने वाला वेन होता है ना, अंग में लाने वाला आर्टरी होता है। तो रीनल आर्टरी जो है वो किडनी में ब्लड लाता है, ले नहीं जाता। तो ये गलत हो गया। रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड लाता है ना? रीनल आर्टरी किडनी में ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू आएगा और शुद्ध होकर रीनल वेन के थ्रू जाएगा। तो ये गलत हो गया। फिर बोलता है कि जो बोमेन्स कैप्सूल है उसमें फिल्टर होता है और उसके बाद ग्लूकोज वगैरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है ना? ये जो आपका नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल होता है उसमें फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, छनता है ब्लड और फिर उसमें ग्लूकोज वगैरह जो है वो अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पे ओनली 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो रीनल आर्टरी क्या करता है? लेकर आता है। रीनल आर्टरी किडनी में लाता है और किडनी से ले जाएगा रीनल वेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलता है कि ड्रिंकिंग ऑफ विस्की पीने से आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। सही के गलत? बोलता है कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो ये जो आपका ADH नाम का हार्मोन है, ADH नाम का हार्मोन, ये इसके अवशोषण को कम कर देता है आपकी बॉडी में। ADH आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ADH की कमी होगी तो यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ADH क्या करता है? यूरिन के आउटपुट को घटाता है। ठीक है। रीजन बोला है कि अल्कोहल इंटेक स्पीड अप द सेक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, है ना? ADH को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये गलत है ना? इंक्रीज नहीं करेगा। अगर वैसोप्रेसिन बढ़ेगा तब तो यूरिन का आउटपुट घटेगा ना। तो ये रीजन जो है वो गलत है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स।
ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। क्योंकि एडीएच क्या करता है, एडीएच यूरिन के आउटपुट को घटाता है, एडीएच को ही वैसोप्रेसिन कहते हैं। शराब पीने से एडीएच एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना, तो एडीएच का लेवल घटेगा तो यूरिन आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द प्लांट। प्लांट के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको जरा देखिए। बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है वो वेस्ट के तौर पे फॉर्म होते हैं, है ना। यानी श्वसन के समय पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। नाउ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों का वेस्ट मटेरियल क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। तो पहला और दूसरा ये दोनों तो सही स्टेटमेंट हो गया जी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों का उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन है और श्वसन के दौरान पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। ये तो सही हो गया। नाउ गैसियस वेस्ट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स आर रिमूव थ्रू द जाइलम वेसल। पौधों में बनने वाले ये जो गैसीय वेस्ट मटेरियल हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के दौरान, ये जाइलम वेसल के द्वारा निकलते हैं। गलत के सही, गलत। पौधों में बनने वाले गैसियस वेस्ट मटेरियल स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो यहां पे क्या पूछ रहा है कि भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो 1 और 2 ओनली, 1 और 2 ओनली हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस जो आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, अगर उसको आपने ढंग से समझा है तो क्वेश्चन बन जाएंगे। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर हमने क्या किया है, किसी प्लांट के पत्ती के दोनों सतह पर वैसलीन लगा दिया है, एक पौधे की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन लगाई गई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं बाधित होगी, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन? बताइए। अगर हम किसी पत्ती के दोनों सतह पर वैसलीन लगा दें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी क्योंकि गैसियस एक्सचेंज रुकेगा, श्वसन की क्रिया रुक जाएगी और ट्रांसपिरेशन की क्रिया रुक जाएगी। तो उत्तर है 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही प्रक्रियाएं क्या होंगी, बाधित हो जाएंगी। तीनों ही प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोलता है कि फ्रॉग कैन ब्रीथ बाय लंग्स एज वेल एज स्किन। रेस्पिरेशन का क्वेश्चन एक आ गया, है ना, कि फ्रॉग जो है वो ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं फेफड़ों से और त्वचा से। बोलो सही के गलत? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, फ्रॉग त्वचा से भी सांस लेते हैं और लंग से भी सांस लेते हैं। नाउ गिल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन ऑफ द फ्रॉग, है ना। क्या बोल रहा है कि मेंढक के जीवन काल के किसी भी चरण में गलफड़े मौजूद नहीं होते। सही के गलत? आप कहिएगा सर गलत। मेंढक जब बचपन में होता है, मतलब लार्वा की अवस्था में होता है, तो उसमें गलफड़ा होता है। जैसे जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, गलफड़ा खत्म होकर लंग्स फंक्शनल हो जाते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो करेक्ट है, कौन जो है वो सही है? तो उत्तर हो गया केवल एक, केवल एक। फ्रॉग बचपन में सांस लेता है गलफड़ा के द्वारा, जवानी में सांस लेता है फेफड़ा और त्वचा के द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये भी रेस्पिरेशन का आ गया सवाल, ठीक है, चेक करते हैं कितना याद है अभी तक। बोलता है कि पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। अनाक्सी शोषण होता है सूक्ष्म जीवों में जैसे ईस्ट में, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथाइल अल्कोहल और CO2 में। बिल्कुल सही कथन है। फिर बोलता है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। नहीं भाई, फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल नहीं, फर्मेंटेशन क्या है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता। क्या बोल रहा है कि फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यस, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है, जिसके थ्रू अल्कोहल, CO2 और 2 ATP बन रहा है। इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये वाला सही हो गया, यानी हमारा पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा है
है ना। सही कथन कौन सा है, तो 1 and 4, 1 and 4 शुड बी द राइट ऑप्शन। आते हैं अंतिम सवाल पे, आज के सेशन के अंतिम सवाल पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट है। क्या बोलता है, सर्कुलेशन का एक क्वेश्चन डाला है इसमें, बोलता है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही के गलत बोलो, क्या सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आप कहेगा सर नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑल वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर ऑल अदर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सही है जी। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये सही हो गया, इसका मतलब इसको गलत होना है। एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ऑल अदर वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड होता है, किसको छोड़कर, पल्मोनरी को छोड़कर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये 40 क्वेश्चंस थे और बहुत ही जबरदस्त सवाल थे। अगर आपने सेशन को, थ्योरी को ध्यान से पढ़ रखा है तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो थोड़े से क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते चले गए हैं, तो अगर किसी का ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया है तो उससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई था। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर जुबैर एहसानी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा है साइंस का शुरू, जिसमें 17.8 के बच्चे, लगभग 18 के बच्चे जुड़े होंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।